अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक बहुत ही अहम लेक्चर कवर कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। आज के लेक्चर के अंदर समझेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद है, उसकी क्या एग्जांपल है, और फिर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएं कि उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। ठीक है, अब आपको तो पता है वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है, और स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जो कि सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से जानी जाती हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो ऐसा तरीक़ेकार कि मैं मल्टीप्लाई कराऊँ दो वेक्टर्स को, और जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों तो जो आंसर आए वो एक नंबर आ जाए, वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, नंबर आ जाए, 2 3 4 5 जो भी हो। तो इस मल्टीप्लाई करने के तरीके को कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ लो कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है दो वेक्टर्स की, और कुछ इस तरीके के साथ कि उनका प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो बात एक ही है, लेकिन बताने के दो तरीक़ेकार हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएं, जो तरीक़ेकार मैं आगे बताऊँगा, कि मल्टीप्लाई तो हों दो वेक्टर्स, उनकी अपनी अपनी डायरेक्शंस हों, लेकिन उनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके कार को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो आप याद रख सकते हो। और दूसरी जो बात आ रही है यहाँ पे डॉट की, वो ये है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मैं इनके दरमियान का स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना चाहता हूँ, तो वो इनके दरमियान में डॉट से ज़ाहिर होगा, और जो भी आंसर आएगा वो कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। तो क्योंकि इसको डॉट से शो करते हैं तो इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। जिसके लिए एक कॉमन सी जो एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की, वो है वर्क की। वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों के दरमियान का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क होता है। अब देखो, वर्क खुद जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो फोर्स है ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियस ही बात है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तरीक़ेकार है जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आंसर आता है वो वर्क आता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पे पावर की बात करते हैं। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर की कोई सिमत नहीं होती, ना वर्क की कोई सिमत होती है, ना ही पावर की कोई सिमत होती है। लेकिन फिर वही बात है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम एक तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे और वही तरीक़ेकार स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इनमें से एक मिसाल जो है वर्क की, उसको समझ लो। देखो, यहाँ पर एक शख्स जो है वो इस कार्ड को खींच रहा है, तो यकीनन वो ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, वो इस डायरेक्शन के अंदर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, ये आ गया F। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे S या D से शो कर सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में। दोनों के दरमियान का कोई एंगल बन रहा है, तो जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा और फोर्स अप्लाई करेगा, तो आप देखेंगे नतीजे में ये जो कार्ट है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इस फोर्स की वजह से, और जब किसी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो उसी को कहते हैं वर्क डन। वर्क जो है वो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है, और वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐसे शो करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और अगर उसको हम शो करेंगे डी से तो डी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक मिसाल है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, जो कि वर्क की सूरत में आपको नज़र आ रही है अपने इर्द गिर्द। जब भी हम वर्क करते हैं वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, जैसा कि मैं अभी ए डॉट भी मालूम करवा रहा था, तो ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर ए, जो कि सीधा सीधा आपको एक्स एक्सिस के अंदर नज़र आ रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है जी, और ये कुछ एक्स वाई एक्सिस के अंदर नज़र आ रहा है, और दोनों के दरमियान का कोई एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है वो बराबर है थीटा के। अब मैं जो है वो स्केलर जो प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान में, वो कैसे मालूम होती है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, जो कि आगे भी प्रूव भी करवाऊंगा मैं, कि वो होता है प्रोडक्ट ए और बी जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कराते हैं, और फिर जो उनके दरमियान का एंगल होता है उसका कोसाइन मालूम किया जाता है, कॉस थीटा मालूम किया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
तो एक्चुअली जो है जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a डॉट बी, तो बराबर आता है, सबसे पहले जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ, और पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वेक्टर a, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर पे बने, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर पे बने। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी है, और सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बनाना है, ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए है। कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए रूल ये है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर उसको मल्टीप्लाई कराएं प्रोजेक्शन ऑफ बी, यानी कि सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। अब समझने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्शन समझ लो कि साए को कह रहे हैं कि बी का वो साया जो कि ए के ऊपर बने। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर अगर कोई लाइट की सोर्स लगा दें तो आप देखेंगे जो साया बनेगा वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर, वो बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाया जा सकता है। अगर मैं बी के हेड से ए की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसका जो साया है वो एक्चुअली फिर इसका मतलब इतना लंबा होगा, सही ना, ये जो साया बनेगा बी का ए के ऊपर वो इतना लंबा बनेगा। इसको मैं कह सकता हूँ बी ए का मतलब पहले यानी कि वेक्टर बी का साया जो किसके ऊपर बन रहा है, ए के ऊपर। अब प्रोजेक्शन बनाने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाना है उससे आपने दूसरे वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्रीज। तो अगर मुझे ए का बी के ऊपर बनाना होता तो मैं ए के हेड से बी की तरफ एक परपेंडिकुलर गिराता और बी के साथ एंगल कितना बनता, 90 डिग्री। पर फिलहाल जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, और फिर जो दूसरा वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन पहले पे बनाते हैं। तो दूसरा वेक्टर बी है, मैंने उसका प्रोजेक्शन ए पर बना दिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तो मैं ए से ही जाहिर करूँगा, ये आ रहा है हमारे पास ए डॉट बी, और जो लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए, उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया है बी ए। बी ए का मतलब हो गया बी का साया जो ए के ऊपर बने, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, एज वी नो दैट, आप एक बात देखिए, ये जो बी ए है एक्चुअली ये बी का कंपोनेंट भी बन सकता है। ये जो बी से लेके ए तक आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये बी का एक कंपोनेंट बन सकता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा ना, बी वेक्टर है अगर ये, तो ये बी का वाई कंपोनेंट होता है, और ये एक्चुअली क्या हो सकता है, इसको कह सकते हैं बी का एक्स कंपोनेंट। तो जहाँ पे बी ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम बी एक्स लिखेंगे, यानी कि वो बराबर हो सकता है बी के एक्स कंपोनेंट के। देयरफॉर फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, ए डॉट बी बराबर आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए ही लिखेंगे और जहाँ पे बी ए लिखा हुआ था वहाँ पे हम बी एक्स लिखेंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मुताबिक आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं रिजॉल्व करूँगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाऊँगा, तो बी एक्स एक्चुअली किसके बराबर होता है, बी एक्स बराबर होता है बी कॉस थीटा के। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा बी कॉस थीटा, और फाइनली इस बी कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट करता हूँ तो मेरे पास एक फाइनल आंसर आएगा ए डॉट बी का, और ए डॉट बी बराबर आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बी एक्स किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के। तो इसका मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, और उसमें क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है ए का मैग्नीट्यूड, ये किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और ये है ए और बी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना, उसका कोसाइन। इस वजह से मैंने इस डेरिवेशन से पहले आपको जो डेफिनेशन बताई थी, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान का हमेशा बराबर होता है ए और बी का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई में आता है कॉस थीटा, जिसको अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए तो ए डॉट बी बराबर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन मालूम किया जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया पूरा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब अहम काम यह है कि हमें करेक्टरिस्टिक्स भी समझनी है डॉट प्रोडक्ट की। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको वन बाय वन समझना है ताकि ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे समझ में आ सके। तो पहली एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक हमें मालूम करना है, साबित करना है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। यानी वेक्टर्स की जो पोजीशन है
उसे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेक्टर ए और वेक्टर बी वैसे ही मैंने सपोज कर लिया ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अभी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना था। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर है वेक्टर ए, तो मैं लिखूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दोबारा से बता रहा हूँ, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। और फिर दूसरे वेक्टर का साया जो पहले बने, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए। देखो प्रोजेक्शन का असल मतलब साया नहीं होता, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उससे थोड़ा इजीली समझ जाते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर गिराया वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए की तरफ, परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये बी का साया है जो ए पर बन रहा है। और अगर कॉम्पोनेंट वाइज देखा जाए तो ये बी का बनता है वाई कॉम्पोनेंट और ये बी का बनता है एक्स कॉम्पोनेंट, जो कि हम एक्चुअली हमें आगे पता भी है बी एक्स बराबर आता है बी कॉस थीटा के। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिखेंगे और बी का साया जो ए पर बना है उसको हम लिखेंगे बी ए, जो कि आगे चल के हमें पता चलेगा कि जो बी ए है एक्चुअली उसको बी एक्स से शो कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में वही बी एक्स बराबर होता है बी कॉस थीटा के। देयरफॉर ए डॉट बी का पहले जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए और बी ए की जगह पे लिखेंगे बी एक्स और फाइनली जो एक्स कंपोनेंट होता है बी का वो बराबर होता है बी कॉस थीटा के। तो ये आ गया बी कॉस थीटा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को जो मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आ गया ए बी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब आ जाइए इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या सॉल्व करना है, ये जो मैंने सॉल्व करा है ये एक्चुअली मैंने सॉल्व किया था इसके लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर राइट हैंड साइड पर आते हैं तो मुझे बी डॉट ए मालूम करना है। अब बी डॉट ए का क्या मतलब बनेगा, बी डॉट ए का मतलब पहले किसका मैग्नीट्यूड आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर कौन सा है यहाँ पे, वेक्टर बी। और फिर किसका साया किस पर बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। अब बी ए का साया बी पर बनाना है तो पहले मैग्नीट्यूड तो लिख लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड बी के ही बराबर है वेक्टर बी का। अब ए का साया बी पर बनाना है कुछ ऐसे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वेक्टर ए के हेड से और बी तक वो 90 डिग्री बना है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ और एक ऐसा परपेंडिकुलर जो बी के साथ एंगल कितने डिग्री बना रहा है, बी के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक्चुअली ये क्या हो गया, ये ए का प्रोजेक्शन है जो बन रहा है बी के ऊपर। बात समझ में आ गई ना, साया में समझाने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन जो उसका मतलब है प्रोजेक्शन वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर तक और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे ए बी का, जिसका मतलब बनेगा ए का साया जो बी के ऊपर बन रहा है। ठीक है जी, अब एक्चुअली अगर देखा जाए कंपोनेंट्स के मुताबिक तो ए बी जो है यानी कि ए का साया जो बी पर बन रहा है वो ए का कौन सा कंपोनेंट बन सकता है। इसके लिए मैं हमेशा बच्चों को एक टेक्निक बताता हूँ, याद रखिए थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, ये जो थीटा के सामने वाली साइड है इसके लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा को। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है उसके लिए साइन थीटा इस्तेमाल होता है और जो साइड बच गई उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है कॉस थीटा। अब एक कंपोनेंट बना रहे हैं ना तो ए के दो ही कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ए के दो कंपोनेंट है। थीटा के सामने वाले के लिए साइन थीटा इस्तेमाल होता है और जो दूसरा होगा उसके लिए हमेशा कॉस थीटा इस्तेमाल होगा। तो मैं आसानी के लिए, क्योंकि आमतौर पे साइन थीटा हम वाई के लिए यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भाई ये वाई कंपोनेंट हो गया ए का, अपनी आसानी के लिए बोल रहा हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये समझ लो ए का वाई कंपोनेंट है और इधर से लेके इधर तक जो है एक्चुअली वो ए का एक्स कंपोनेंट बोला जा सकता है। नाम हम कुछ भी दे दें लेकिन आमतौर पे हमारे एक टेक्निक होती है कि जो साइन थीटा है वो वाई के साथ आता है, तो इस वजह से मैंने इसको ये नाम दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट के लिए कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया ए कॉस थीटा। थीटा के सामने वाली साइड के लिए हमेशा साइन थीटा आता है तो बाकी के लिए कॉस थीटा आएगा। तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जहाँ पे लिखा हुआ था बी डॉट ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी
और ए बी जहाँ पे लिखा हुआ है पहले स्टेप में मैं वहाँ पे लिखूँगा ए एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में मैं वहाँ पे लिख दूँगा ए एक्स की जगह पर आएगा ए कॉस थीटा। अब बी जो लिखा हुआ है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी मिकदार है, यानी कि कोई नंबर है। ये जो ए लिखा हुआ है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, यानी कोई नंबर है। तो नंबरों को तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमेशा बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के। तो आगे पीछे करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये किस चीज़ का आंसर आया? ये आंसर आ गया हमारे पास बी डॉट ए का। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात नोट कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक बी डॉट ए भी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। तो क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इनको हमने देखा, कंपेयर करा, तो पता चला दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इट मीन्स ए डॉट बी हमेशा बराबर आएगा बी डॉट ए के। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या लॉ वाइज इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, या जो भी होगा उसको देख लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर से मुराद कोई से दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान का जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्रीज। ठीक है, तो चेक करते हैं। वैसे हमें पता है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करें तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, अब डायरेक्ट बस एंगल वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, बार बार क्या ड्राइव करें। तो फाइनल हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अभी एंगल कितना गिवन है? अगर थीटा देखा जाए तो थीटा बराबर है 90 डिग्री के। देयरफॉर ए डॉट बी बराबर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90। ठीक है जी, अब आपको कॉस 90 मालूम करना पड़ेगा। कॉस 90 बराबर आएगा 0 के। देयरफॉर अगर वैल्यू पुट करते हैं ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस 90 बराबर होता है 0 के। इस वजह से आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर 0 आता है या मिनिमम आता है। और लॉजिकली देखो ज़रा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वेक्टर का साया दूसरे बनाना होता है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे बनाना होता है। अगर बी का साया मैं ए पे बनाऊंगा तो बनेगा? हरगिज़ नहीं बनेगा, यहाँ तक बनेगा। बी का साया ए के ऊपर बन ही नहीं सकता। भाई बी अगर ऐसे कहीं पर होता तो उसका साया बन जाता, लेकिन बी तो एकदम स्ट्रेट है, तो जब साया नहीं बन सकता तो इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर आएगा। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल से मुराद उनके दरमियान का एंगल 0 बन रहा है। पैरेलल का मतलब थीटा कितना बनता है? थीटा बनता है 0 डिग्रीज। तो वैसे एक बात बताऊं, अभी आप देखो, बी का साया अगर ए के ऊपर बनाए तो सबसे ज़्यादा लंबा बनेगा, मैक्सिमम साया बनेगा बी का, है ना। बी का जो एंगल बन रहा है, अगर मैं साया बनाऊंगा तो सबसे लंबा साया बनेगा, और अगर बी का एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो साया छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, इस तरह से मूव करते करते, और जैसे ही 90 डिग्री पर आएगा आप देखोगे साया 0 हो जाएगा। इट मीन्स पैरेलल वेक्टर्स का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। चेक करते हैं, अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें ए डॉट बी की तो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और थीटा कितना पुट करना है? थीटा में 0 के बराबर पुट करना है, तो ये आ जाएगा कॉस 0। ए डॉट बी बराबर आ गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस 0। कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यू निकालेंगे कॉस 0 की तो वो बराबर आती है 1 के। तो इसका मतलब ए डॉट बी का जो आंसर है ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और 1 से मल्टीप्लाई होके जाहिर सी बात है वही आंसर आएगा। तो ए डॉट बी का जो सबसे बड़ा आंसर आ सकता है वो तभी आ सकता है जब उनके दरमियान का एंगल 0 के बराबर हो, और जैसे जैसे एंगल 0 से बढ़ता रहेगा वैसे वैसे साए की लंबाई कम होती रहेगी किसी वेक्टर के ऊपर, और जाहिर सी बात है कॉस की वैल्यू भी कुछ छोटी मोटी आएगी, तो ए डॉट बी का आंसर कम से कम होगा। सो अभी के लिए दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है, और पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम आता है, जो कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी।
प्रॉपर्टी नंबर 4, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर जो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो आप देखो साई की लंबाई तो अब भी बन रही होगी, लेकिन बाकी बातें देखते हैं कि एंटी पैरेलल बराबर किसके आता है। एंटी पैरेलल का मतलब एंगल कितना बना, एंटी पैरेलल का मतलब एंगल बन गया 180 डिग्रीज। सो डेफिनेशन अगर इस्तेमाल करें ए डॉट बी, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का कोसाइन। एंगल कितना पुट करना है, एंगल पुट करना है हमें 180 के बराबर, ये आ गया cos 180। अब कैलकुलेटर की मदद से हमें cos 180 मालूम करना है। cos 180 बराबर आएगा -1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 1, तो हमारा जो ए डॉट बी है वो बराबर आ जाएगा माइनस ए बी के। और माइनस ए बी का क्या मतलब क्या बना कि जो भी आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है। आंसर नेगेटिव आ रहा है बट वो आंसर मैक्सिमम ही आएगा। तो पैरेलल में आंसर मैक्सिमम था और एंटी पैरेलल के अंदर जो आंसर है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। आंसर में सिर्फ नेगेटिव का साइन आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का अपने आप से अगर प्रोडक्ट लिया जाए, मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए है, तो अगर वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही डॉट मल्टीप्लाई करें तो एक बात तो आप याद रखिए कि दोनों वेक्टर्स क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं तो दोनों के दरमियान का एंगल तो ज़ीरो ही होगा। अब अगर मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं तो ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन। अब क्योंकि मालूम कर रहा हूँ ए डॉट ए, तो आप देखोगे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए आएगा, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए आएगा और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन। cos 0 हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, cos 0 बराबर होता है 1 के। a से a मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आएगा इंटू 1 और 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आता है। इसका मतलब अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ a डॉट a, तो वो बराबर आता है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। कभी भी अगर आप मालूम करना चाहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट किसी वेक्टर की, तो वो हमेशा उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आती है। यानी बी डॉट बी करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, एफ डॉट एफ करोगे तो एफ स्क्वायर आएगा। सिंपल सी लॉजिक है। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर्स के हवाले से। अगर आपने यूनिट वेक्टर्स वाली बात नहीं समझी है उस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर्स 3 होते हैं। एक यूनिट वेक्टर होता है आई, एक यूनिट वेक्टर होता है जे और तीसरा यूनिट वेक्टर होता है के। और ये तमाम के तमाम यूनिट वेक्टर्स तीनों एक्सिस के अंदर होते हैं। एक्स एक्सिस में होता है, वाई में होता है और जेड में होता है। और इन सब का एक दूसरे से जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, यानी कि अगर आप आई का मैग्नीट्यूड निकालोगे, जे का मैग्नीट्यूड निकालोगे, के का मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो सब 1 के बराबर होगा। और इन सब का एक दूसरे से जो एंगल बनता है याद रखिए वो 90 डिग्रीज है। आई और जे का तो आपको नज़र आ रहा है, के जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्चुअली बना सकते नहीं है तो थोड़ा मैंने ऐसे करके बना दिया, लेकिन याद रखिएगा जे से के का एंगल और आई का के से एंगल भी 90 डिग्रीज ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आई डॉट आई मालूम करना चाहूँ तो आई डॉट आई, वैसे तो प्रॉपर्टी मैंने अभी सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर्स की बताई थी। आई डॉट आई क्या होना चाहिए, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर था ना, और आई का मैग्नीट्यूड ये जो लिखा हुआ है ना आई, इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड या तो सीधे सीधा आई लिख दो, कोई मसला नहीं है। ये सब बराबर होता है 1 के। तो अगर आई डॉट आई हम मालूम कर भी लेते हैं तो आई डॉट आई 1 के बराबर आएगा। अगर आई डॉट आई 1 आएगा तो इट मीन्स जे डॉट जे भी 1 आएगा, क्योंकि जे डॉट जे का आंसर क्या आएगा, जे का स्क्वायर, और जे की अपनी वैल्यू किसके बराबर है 1 के, इट मीन्स आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो पूरी प्रॉपर्टी बनेगी सिमिलरली आई डॉट आई, यूनिट वेक्टर आई को यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करो, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर जे को यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करो, या के डॉट के यूनिट वेक्टर के को यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आएगा। सही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो सेकंड प्रॉपर्टी बन सकती है यूनिट वेक्टर्स की, अगर आई डॉट जे मालूम करें तो आई का जे से बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। इसी लेक्चर में हमने सीखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। तो आई डॉट जे किया जाए, जे डॉट के किया जाए या के डॉट आई किया जाए, ये सब बराबर आएगा 0 के।
क्योंकि इन सब का एक दूसरे से एंगल 90 डिग्रीज है। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर 0 आता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करूं, यानी कि जे डॉट आई निकलवा दूं, या ऊपर जैसे लिखा हुआ है इसका रिवर्स कर दूं के डॉट जे या आई डॉट के, ये सब भी 0 के बराबर आएगा। जिसको आप दो तरीक़ों से समझ सकते हो। या तो आप समझोगे भाई जे का आई से एंगल भी तो 90 डिग्री है, के का जे से एंगल भी तो 90 है। या आप ऐसा समझ लें कि अगर आई डॉट जे 0 आ रहा है तो जे डॉट आई भी 0 के बराबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आता है। सही है। अभी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी ना, तो फिर सातवीं प्रॉपर्टी आप समझ पाओगे। सातवीं प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट एक है वेक्टर ए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखूंगा तो x कंपोनेंट आता है जिसके साथ यूनिट वेक्टर i लिखते हैं। फिर a का कोई y का कंपोनेंट होता है जिसके साथ j लिखते हैं। फिर a का कोई z कंपोनेंट आता है जिसके साथ यूनिट वेक्टर k लिखते हैं। ये यूनिट वेक्टर वाली वीडियो मैंने आपको समझाया था। फिर अगर वेक्टर b है तो ये हो जाएगा bx i के साथ आएगा, फिर by आएगा j के साथ, और फिर आएगा bz और ये आएगा k के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको इस्तेमाल करके अगर मैं a डॉट b मालूम करना चाहता हूँ तो पहले वेक्टर a लिखूँ, ax i प्लस ay j प्लस az और साथ में आ जाएगा k डॉट b की वैल्यूज़, bx के साथ आएगा i, by के साथ आएगा j और bz के साथ आएगा k। अब देखिए उसूल तो ये है कि आप हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि ax जो है वो bx से ही मल्टीप्लाई होगा, फिर ये by से ही मल्टीप्लाई होगा, फिर ये bz से ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर मैं ax को bx से मल्टीप्लाई कराऊंगा, अगर मैं ax को bx से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा ax और bx, ठीक है। और क्या होगा i डॉट आई, हम यहाँ पे लिखेंगे i डॉट आई, ठीक है, प्लस फिर ax को मल्टीप्लाई कराऊंगा by से तो ये आ जाएगा ax by, और i के साथ क्या आ जाएगा i डॉट j। फिर ax को मल्टीप्लाई कराऊंगा bz से तो ax आएगा, bz आएगा और साथ में आ जाएगा i डॉट k। इसी तरीके से तीनों कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आप एक बात याद रखिए, जो मैंने अभी यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा और k डॉट के 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax आ गया, साथ में आ गया bx, i डॉट आई 1 होता है, प्लस b वाली भी ऐसे लिख देते हैं, ay के साथ आ जाएगा by, ठीक है, प्लस और ये k डॉट के भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा az इंटू bz। बट अगर आप इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ देखोगे, i डॉट जे भी 0 होता है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, i डॉट के भी 0 है, j डॉट आई भी 0 है, j डॉट के भी 0, k डॉट आई भी 0 और k डॉट जे भी 0, जो इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया। इसका मतलब सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी सिवाय इन तीन के। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि a डॉट b अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करोगे तो बराबर आएगा ax bx प्लस ay by और az bz। इट मीन्स बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आपने ax को bx से मल्टीप्लाई करना है, ay को by से मल्टीप्लाई करना है और az को bz से मल्टीप्लाई करना है, और i j k तो लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। यही वजह है कि आप देखें डॉट प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर के बजाय स्केलर ही आता है, ठीक है जी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।